स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महरो राजस्थान। सबसे पहले जान लीजिए 1 बजे की 5 बड़ी खबरें। देखिए बड़ी खबरें, बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा लगातार सुर्खियों में है। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं जयपुर। साथ ही बड़ी खबर में सड़क पर दौड़ती मौत, सरकार गुर्जरों में फिर वार्ता, ग्रामीणों का थाने पर धरना और ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। सरकार और गुर्जरों में आज फिर वार्ता हो रही है। वार्ता शुरू हो चुकी है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति यानी जो उनका प्रतिनिधि मंडल है वो और सरकारी पक्ष के बीच वार्ता चल रही है। बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में यह वार्ता हो रही है। कैबिनेट कमेटी में जुड़े चेहरे मंत्री अशोक चांदना बैठक में मौजूद हैं। मंत्री बीडी कल्ला वीसी के जरिए वार्ता में जुड़े हैं। देखिए कहा जा रहा है कि ये आज जो वार्ता हो रही है वो अंतिम दौर की वार्ता है। पेज भी हालांकि एक ही मांग पर फंसा हुआ है। ऐसे में फैसला हो सकता है। विजय बैसला, भूरा भगत समेत कई लोग बैठक में मौजूद हैं। और चलिए सीधा चलते हैं सहयोगी लवली वधवा के पास। लवली, अब चूंकि एक ही मांग पर बातचीत होनी है, कितना ही लंबा खींचेगी? कहने का मतलब है आर या पार जो भी होना है वो अभी अगले कुछ घंटे में हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इसी की उम्मीद लगाई जा रही है कि जो भी कुछ होना है फैसला वो अगले कुछ घंटों के अंदर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने साफ कर दिया है कि उनके लिए ये वार्ता का जो दौर है जिसमें उन्हें बुलाया गया है, ये अंतिम बार जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अगर उन पर जो भी फैसला सरकार को लेना है, सरकार अपना फैसला ले, वरना गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का जो स्टैंड है विरोध को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के, वो उस पर कायम रहेंगे। अब सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियोज भी वायरल होने लगे हैं संघर्ष समिति के लोगों के। साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार को अपील देते हुए, चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार पूर्ण मांगों पर विचार नहीं करती है समय पर तो भारत जोड़ो यात्रा के विरोध का जो ऐलान किया गया था वो करेंगे, और अगर सरकार मांगे मानेगी तो भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे। फिलहाल अपडेट आपको नया दे दें कि फिलहाल वार्ता का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, मंत्री बीडी कल्ला जो है वो बाहर के जोधपुर और बीकानेर के प्रवास पर हैं, तो वो वीसी के माध्यम से जो है वो यहाँ पर वार्ता कक्ष से जुड़े हैं। वार्ता में मौजूद लोगों से वो वीसी के माध्यम से बात कर रहे हैं, क्योंकि चूंकि कमेटी के अध्यक्ष वो हैं तो उनकी कुर्सी खाली नहीं रह सकती, तो इसलिए उनकी मौजूदगी में पूरी की पूरी वार्ता होनी है। उन्हीं के द्वारा मुख्यमंत्री जो है वो पल पल का फीडबैक जो है मुख्यमंत्री कार्यालय तक, मुख्यमंत्री तक पहुंच भी रहा है। अब जो रही बात वार्ता में डिमांड्स पर, तो पुलिस से जुड़े केसेस पर जो है करीब करीब फैसला, सहमति बन चुकी है। रीट का जो मामला है उस पर जो है वो अभी तक अटक रहा है। मामला रीट वाला मसला जो है वो अटक रहा है, और उस पर क्या रास्ता, बीच का रास्ता जो है वो माध्यमिक शिक्षा की तरफ से, शिक्षा विभाग की ओर से माफ कीजिएगा, क्या निकाला गया है, उस पर एक रणनीति जो है वो चर्चा जो है वो चल रही है। उसके बाद में ये चीजें तय हो जाएगी, साफ हो जाएगी कि वार्ता में क्या रहने वाला। वार्ता स्थल पर आपको बता दें कि जो वार्ता स्थल है वहां पर कई अभ्यर्थी भी पहुंचे हुए हैं जो इससे प्रभावित अभ्यर्थी हैं। गुर्जर समाज के, एमबीसी समाज के तमाम जो वो अभ्यर्थी जो प्रभावित हुए हैं रीट की भर्ती से, तमाम और भर्तियों से, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और वो यहाँ पर पोस्टर पैम्पलेट लेकर के अपनी जो बात है वो आते जाते तमाम वाहन पर जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें दिखा रहे हैं। उन्हें अलर्ट मोड पर जो है वो पुलिस ने एक तरफ जो है वो रखा है। वार्ता कक्ष के बाहर ये लोग हैं, आप देख सकते हैं पोस्टर में लिखा हुआ है कि रीट भर्ती 2018 के जो एमबीसी के 372 पोस्टेज हैं उन पर नियुक्ति दी जाए। हुआ क्या कि जब ये भर्ती निकली तो उन्हें ले लिया गया, लेकिन उसके बाद में संशोधन करते हुए विज्ञप्ति के माध्यम से इन्हें बाहर कर दिया गया। इस बात का गुस्सा इन लोगों में है, और ये क्या अपील करने आए, क्या गुहार करने आए, क्या मांग पहुंचाना है सरकार तक, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजवीर गुर्जर है सर। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? मैं दौसा से हूँ। अच्छा, क्या मांग लेकर के आए हो आप, क्या कहना चाहते हैं? मांग ये है कि जो 372 पद हैं हमारे 2018 रीट के, उनमें हुआ ये था कि गवर्नमेंट की गलती से गवर्नमेंट ने 12 तारीख को नियुक्ति देकर हमारा आरक्षण 13 तारीख को इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि हमको 372 पदों को बाहर किया गया। हमारा 1% लागू किया गया, हमारा 4% बकाया, वो 4% हमको दे दो, इसमें चांदना जी के साइन है। और जब साइन गवर्नमेंट ने कर दिए, 375 पद जब ले आए तो वो निकले तो इनके अधिकारियों के तहत ही, हमने तो बना के दिए नहीं कि 372 पद हैं या क्या है जो भी है। तो इसमें हमारा एक ही निवेदन है सरकार से, जब चांदना जी ने साइन कर दिए, इनके एक मंत्री ने, रघु शर्मा जी ने साइन कर दिया, और इनका पूरा ब्यूरोक्रेट्स बैठा है, और फिर उनने निकाल के हमको 372 पद दिए, तो अब देने में इनको दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? आप कहाँ से आए हो भैया? सर मैं करौली से, मेरा नाम अरुण गुर्जर है। अच्छा, क्या कहना चाहते हो सरकार से? सर बिल्कुल हमें सरकार से बहुत उम्मीद है कि आज हमारा निर्णय होगा 372 पर,
और देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो सर? सर मैं झालावाड़ राजस्थान से आया हूँ। जी। सर हमें परेशान होते होते आज 27 महीने हो चुके हैं और अशोक चांदना जी ने जिस समझौते के ऊपर सिग्नेचर करे हैं उस समझौते को अभी तक भी उन्होंने लागू नहीं किया है। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि आज सरकार हमारे 372 पद देके हमें नियुक्ति आदेश जारी कर रहे, क्योंकि ये जो 4% जो पद थे ये भी सरकार के द्वारा ही निर्धारित किए गए थे। इसमें जो भी पदों की जो गणना की गई वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई है। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि हमें 372 पदों पर नियुक्ति आदेश जल्द से जल्द जारी करने की कृपा करें। तो देखिए, अभ्यर्थी जो है वो बड़ी तादाद में, क्या कोटा, क्या बारा, क्या झालावाड़, अलग अलग इलाकों से आए। आप एक बार तस्वीरें देखिए, अभ्यर्थियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो कमोबेश लगातार जारी है। वार्ता स्थल पर तमाम अभ्यर्थी जो है पहुंच करके अपनी मांग जो है वो उठा रहे हैं, अपनी बात जो है वो कह रहे हैं। और इन अभ्यर्थियों का यही कहना है, इन्हें यहाँ पर प्रवेश जो है लिमिटेड अभ्यर्थियों को दिया गया है, क्योंकि कानून व्यवस्था और कई सारे मसले हैं जिस पर ख्याल पूरा रखा जा रहा। बड़ा सेंसिटिव मसला है ये तमाम बातों को लेकर के। हम बाहर चलते चलते इन लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया, आप क्या मांग लेकर के आए हैं? हम भरतपुर से हैं। हमारी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 437 सीटें एमबीसी की, उसमें से केवल 9 सीट भरी हैं। इससे हमें आरक्षण का क्या फायदा है? इससे कुछ फायदा नहीं है उससे। अच्छा, आरक्षण का फायदा नहीं है। तो आप ये बताइए, आप कहाँ से आए हो भैया? बाहर चलो, बाहर चलते रहो, बताओ। मैं धौलपुर से आया हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। मेरे एमबीसी विभाग से हूँ मैं। ये कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से आया हूँ और ये 437 ये सीट थी, इसमें से सिर्फ 9 पास हुई है। हम शिथिलता देकर अपनी सारी सीटें भरवाना चाहते हैं। अच्छा, सारी सीटें भरवाना चाहते हैं। इनके हाथ में आपको पोस्टर पंपलेट जो है वो नजर आएंगे। आप देख पाएंगे कि जो है रीट की भर्ती की बात की जाए, कंप्यूटर अनुदेशक की बात की जाए, और तमाम भर्तियों को लेकर के ये लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इधर आकर के अपनी जो मांग है वो उठा रहे हैं, और ताकि सरकार तक इनकी बात पहुंचे। इन लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर तमाम कमेटी के लोग पहुंचे हुए हैं जो इनकी बात कमेटी के समक्ष रख रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग चाहते हैं कि इनके पदों पर फैसला हो। ये चाह रहे हैं कि सरकार की तकनीकी की खामियों का जो भुगतान है वो ये लोग क्यों करें। इनका कहना है कि एक दिन की तारीख की वजह से इन लोगों को बाहर कर दिया गया और इसी वजह से ये लोग बाहर जो है वो बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। शुक्रिया लवली हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। बढ़ेंगे आगे, अब बात करते हैं बीजेपी के मिशन 2023 की, जिसके लिए एक अहम रणनीति को आज अमली जामा पहनाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंच चुके हैं। आज से बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा शुरू होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। जयपुर वो पहुंच चुके हैं। 51 रथ हैं जिन्हें जयपुर से जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा को लेकर जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये तमाम रथ प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों में, विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। और कांग्रेस सरकार की जो खामियां एक विपक्ष के तौर पर बीजेपी को लगती है, उनसे लोगों को अवगत करवाएगी। कई सारे कार्यक्रम हैं, जैसे नुक्कड़ों पर छोटी छोटी सभाएं होंगी बड़ी संख्या में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, जगह जगह पर। साथ ही 4 से 14 दिसंबर तक ये रथ प्रदेश भर में दौड़ेंगे। लक्ष्य 200 की 200 विधानसभा सीटों तक पहुंचने का और वहां पर प्रचार करने का। 75,000 किलोमीटर की यात्रा ये रथ कवर करने वाले हैं। जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और अन्य चेहरों ने उनका स्वागत किया। राजस्थानी परंपरा के अनुसार उन्हें साफा पहनाकर गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। और इस बीच मौजूद तमाम लोगों से जेपी नड्डा मुलाकात भी करते दिखे, सभी का अभिवादन स्वीकार करते दिखे। इसके बाद मंदिर पहुंचे दर्शनों के लिए। मंदिर में दर्शन के बाद वो गुरुद्वारा गए और गुरुद्वारे में मत्था टेका। अब कुछ ही देर की बात है जब वो जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। देखिए, एक जनसभा हो रही है जहां पर बीजेपी के कई दिग्गज चेहरे पहले ही पहुंच चुके हैं। अर्जुन मेघवाल पहुंच चुके हैं, किरोड़ीलाल मीणा पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में जेपी नड्डा भी सभा स्थल में तमाम नेताओं के साथ जुड़ेंगे और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को, लोगों को संबोधित करेंगे और रथों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये बड़ी खबर है और कुछ अहम तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर जेपी नड्डा के दौरे से जुड़ी हुई देख पा रहे हैं। तस्वीरें जब वो एयरपोर्ट से बाहर आए, इसके बाद मंदिर पहुंचे, मंदिर में दर्शनों के बाद बाहर आए। हालांकि कोई रोड शो तो प्लान्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह से जेपी नड्डा का कारवां आगे बढ़ रहा है, एक छोटा मोटा रोड शो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ वहां पर ये तैयारियां की हैं। माता की, भारत माता की
जब तक पूरी ताकत से जय नहीं बोलेंगे, मैं सिर्फ जय बुलाने वाला हूं, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ के लिए आयोजित आज इस महनीय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, राजस्थान की सह प्रभारी आदरणीय विजयाताई, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, हम सब के अग्रज, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, उपनेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जयपुर और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, 2018 में मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता कि राजस्थान में कहां हमसे चूक हुई और राजस्थान में यह वर्तमान की कांग्रेस नीति सरकार सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन मैं वो दिन अवश्य आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2018 तक राजस्थान देश में केंद्र की योजनाओं को लागू करने में एक नंबर का प्रदेश हुआ करता था, जो राजस्थान प्रगति के हर एक पैमाने पर, प्रगति के हर एक आकलन के बिंदु पर राजस्थान दुनिया देश के अग्रणी प्रदेशों में हुआ करता था, वो राजस्थान पिछड़ते 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 आज देश के सबसे पिछड़े प्रदेशों की पंक्ति में आकर के खड़ा हो गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वो यह वादे, जिन वादों को लेकर के यह वर्तमान सरकार सत्ता के सिंहासन पर पहुंची, न किसान के साथ में न्याय किया, न युवाओं के साथ में न्याय किया, न सुशासन और सुरक्षा का वातावरण देंगे, ये वादा करके आई हुई सरकार माताओं बहनों को सुरक्षा देकर के उनके साथ में ही न्याय कर पाई। उल्टा राजस्थान को जिस तरह से अभी आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने कहा कि राजस्थान को भ्रष्टाचार के भट्टी में झोंकने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया है। जिस तरह के हालात राजस्थान में बने, राजस्थान जिस तरह से देश में सबसे ज्यादा बलात्कार होने वाले प्रदेशों में सब एक नंबर पर आकर के खड़ा हुआ है, वो राजस्थान जिसे पन्ना धाय की धरती से न जाना जाता है, वो राजस्थान जिसे मीराबाई की धरती से, रानी पद्मिनी के जौहर से पहचाना जाता है, वो राजस्थान जिसे कर्मा की धरती से जाना जाता है, वो राजस्थान इस नाकारा निकम्मी सरकार के चलते बलात्कार की राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाता है। और उससे भी ज्यादा पराकाष्ठा उस समय होती है। जनसभा स्थल पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। कुछ देर में जेपी नड्डा भी वहां पहुंचेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर सुनिए, जो विधायकों के इस्तीफे वाला चैप्टर है वो कोर्ट पहुंच चुका है। मंत्री विधायकों के इस्तीफे का जो मामला है, इस पर राजेंद्र राठौड़ ने जनहित याचिका दायर की है हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की है। उनका कहना है कि इस्तीफे के बावजूद मंत्री विधायक काम कर रहे हैं, सरकारी सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं और अब तक स्पीकर ने इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है। अशोक गहलोत को ही सीएम बनाए रखना चाहते हैं स्पीकर और ऐसे में फैसले को टाल रहे हैं। खुद मामले की पैरवी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ करेंगे। 25 सितंबर को दिए गए इस्तीफे के मामले में ये याचिका राजेंद्र राठौड़ की ओर से दायर की गई है। देखिए, इससे पहले स्पीकर फैसला लें इस मांग को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल स्पीकर से मिला था और अब
ये मामला लेकर राजेंद्र राठौड़ हाईकोर्ट पहुंचे। हमने विधायक दल के रूप में, प्रतिपक्ष के विधायक दल के रूप में गुलाब जी कटारिया की नेतृत्व में 18 तारीख को एक ज्ञापन के माध्यम से अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि आप इस पर निर्णय करें, त्यागपत्र स्वीकार करें। उसके बाद लगातार 19 तारीख को और 3 पत्र मैंने भी दिए और व्यथित होकर जब संविधान बनाने वाली संस्था के सर्वोच्च शिखर पद पर बैठे माननीय अध्यक्ष जी संवैधानिक प्रावधानों की पालना नहीं करें। विधानसभा के रूल्स में 173(3) में स्पष्ट प्रावधान है, एक परफॉर्मा है, उस परफॉर्मा में सभी मान्य सदस्यों ने त्यागपत्र दिया। आज राजस्थान के अंदर जो मंत्रिमंडल में सदस्य हैं, नैतिकता के आधार पर उनसे किसी ने जबरन त्यागपत्र लिया नहीं। वो किस हैसियत से मंत्री परिषद की बैठक में जा रहे हैं। यक्ष प्रश्न ये भी है कि अगर 91 सदस्यों का त्यागपत्र है तो क्या ये सरकार बहुमत में है। इन सारी बातों से व्यथित होकर आज मैंने संविधान प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए एक PIL माननीय उच्च न्यायालय में डाली है। मैं इस PIL के अंदर स्वयं इसकी पैरवी करूंगा और मैं कोशिश करूंगा न्याय का दरवाजा खटखटाकर कि इस मामले के अंदर माननीय अध्यक्ष को निर्देश करें कि जो त्यागपत्र उनके पास लंबित है उन त्यागपत्र को वो स्वीकार करें, और अगर स्वीकार नहीं करें तो उन कारणों को स्पष्ट करें जिनके कारण से वो त्यागपत्र स्वीकार नहीं करें। पैरवी आप खुद ही करेंगे? निश्चित तौर पर मैं खुद ही करूंगा। वहीं मंत्री अशोक चांदना ने बीजेपी पर प्रहार किया। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर राजेंद्र राठौड़ की जनहित याचिका पर मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि स्पीकर को फैसला करना है। देखिए, PIL डालना उनका अधिकार है और वो डालें। ये मसला विचाराधीन माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के पास में है, फैसला उन्होंने करना है और इन्होंने कूद के गिरना है। इनका और कोई प्रकार से तो क्या है कि जनता के शानदार काम हो रहे हैं। 4 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शानदार योजनाएं बना के दी हैं। युवा कांग्रेस के साथ में है, बुजुर्ग कांग्रेस के साथ में हैं, तो इस नाते इनको और कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि 2023 में भी इनकी बहुत बुरी तरह से 18 से भी बुरी धुलाई इनकी 2023 में होने वाली है। ये इनकी तड़पन दिखा रही है कि इनको और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है।